अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मजलिसी नामपल्ली के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने दस्तकारी कॉरपोरेशन के ओहदेदारों और कारीगरों के साथ एक मुश्तरका मीटिंग मुनक्किद की। कुछ दिन पहले कारीगर मजलिस पार्टी हेडक्वार्टर दारुसलाम आए थे और मजलिस सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की थी और कारीगरों को दरपेश मसाइल के बारे में शिकायत की थी। करीबन कुछ दिन पहले जो यहाँ के तेलंगाना के और जो हैदराबाद के एरिया से जो ताल्लुक़ रखते थे जो आर्टिजन्स, वो दारुसलाम आए थे और सदर मजलिस से उन्होंने मुलाकात की थी और अपनी कुछ परेशानी उन्होंने बताई थी। उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे जो कॉरपोरेशन है वो जो लोकल आर्टिजन्स है उनको उनका सामान वापस भेज दे रही है और उनके रोज़गार के लिए बड़ी तकलीफ़ हो रही है। उसी सिलसिले में सदर मजलिस ने मुझे कहा था कि मिनिस्टर साहब से मुलाकात करें। मैंने मिनिस्टर साहब से मुलाकात की, फिर मैडम से मुलाकात हुई मेरी, और यहाँ पर एक जॉइंट मीटिंग यहाँ पे बुलाई गई तमाम आर्टिजन्स के सामने, और यहाँ पे कई सवालात आर्टिजन्स आप सामने रखे और मैडम ने यहाँ पर रह के एक तवक्कुन दिया कि अभी तक जो भी बातें हो रही थी वो एक गलतफहमी थी। किसी को माल हटाने के लिए कहीं ऑर्डर नहीं दिया गया। दूसरी चीज़, मैडम ने जो यहाँ पे क्लियरली ये कही कि जो मिडिल मैन है उनको हटाने के लिए इक़दाम ले रहे हैं, और जो भी आर्टिजियंस है, जो या तो अगर अकेले कारीगर है या एक सोसाइटी है या एक पूरे 5-6 जनों का एक ग्रुप है, वो सीधी तौर पर आकर मैडम से मुलाकात कर सकते हैं और एक प्रपोजल प्रोडक्शन प्लान बनाते हुए अपना काम फिर से शुरू कर सकते हैं। कुछ इक़दामात लिए गए सहूलत आर्टिजियंस को सहूलत फराहम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तेलंगाना में जो बाहर के स्टेट के जो आर्टिजियंस है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही थी, तेलंगाना स्टेट के लोगों को कम दी जा रही थी। उसको सिस्टमैटिक करने के लिए मैडम ने कुछ इक़दाम लिए और तमाम आर्टिजियंस का उन्होंने सब्र से उनका सवालात सुने और जवाब दिए, और जो पेमेंट्स भी जो डिले हैं उनके ताल्लुक से भी ये कहा अगर ऑनलाइन में भी अगर अपडेट नहीं है, अगर वो सीधी तौर पे मैडम को लाके देते हैं तो उनके पेमेंट्स को भी वो जल्द से जल्द क्लियर करेंगी। और ये तवक्कुन दिया है कि यहाँ के लोकल आर्टिजन्स के रोज़गार को बढ़ाने की वो कोशिश करेंगी। ख़त्म करने की जो अफवाह या जो बातें यहाँ पे हुई है उसको सरासर नकार दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है कि यहाँ के आर्टिजन्स को जो हमने रिप्रेजेंट किया है और जिनके रोज़गार की जो परेशानी उन्होंने हमारे सामने सुनाई थी, आज हमने अच्छी तौर पे मिनिस्टर साहब और मैडम के सामने रिप्रेजेंट किया है, और हमें उम्मीद है कि अभी भी कुछ शिकायतें बाकी है। मैडम ने उनको पर्सनल टाइम दिया है, उनसे भी वो बैठकर बात कर पूरों को तवक्कुन दिया है कि उनका काम और आगे बढ़ेगा और अच्छे से आगे बढ़ेगा। शुक्रिया। अस्सलाम। जी निरंजन टीपीसीसी के सीनियर नायब सदर और चेयरमैन इलेक्शन कमीशन कोऑर्डिनेशन कमेटी ने वज़ीर आला और वज़ीर आबपाशी को खत में कहा है कि हम कालिशपुरम प्रोजेक्ट की नाकामी और बेडीगड्डा पैरिश के घाटों में दरारें पड़ने की वजूहात जानने के लिए रियासती हुकूमत के इक़दामात और इस सिलसिले में मजीद कार्रवाई के लिए इसके इक़दाम का खैर मकदम करते हैं। साबिक़ा केसीआर हुकूमत ने इस मसले को हल्के से लिया था और इस पर कोई तवज्जो नहीं दी थी। मौजूदा रियासती हुकूमत ने विजिलेंस इंक्वायरी का हुक्म दिया और विजिलेंस इंक्वायरी में अफसरान और ठेकेदारों की जानिब से धोखाधड़ी, लापरवाही और बेकायदगियों से मुतल्लिक़ कई चौंका देने वाले हक़ाइक़ सामने आए। ये भी देखा गया कि इसकी तकमील के लिए ठेकेदार की तरफ से ज़ैली ठेकेदारों को काम अलॉट किए गए थे। नरेंद्र मोदी गारू నిన్న జరిగినటువంటి చివరి పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో మీ చివరి సందేశము ప్రజలకు ఇస్తూ మీ 10 ఏళ్ల పాలనలో మీరిచ్చిన వాగ్దానాల గురించి మాట్లాడేది ఉండే. ఎన్ని వాగ్దానాలు నెరవేర్చిర్రు, ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఇచ్చిర్రు నిరుద్యోగులకు, సగటు మనిషి ధరల భారం పడుతూ ఈరోజు పరిస్థితి బాలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు. మరి మీరు 10 ఏళ్లలో భారతదేశాన్ని ఎంత పురోగతిలోకి తీసుకెళ్లిరు, ప్రజలు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉర్రు అనే దాని మీద మాట్లాడకుండా మీరు కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద విషం జిమ్మడం తప్ప ఏం చేయలేదు. నెహ్రూ గారు స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు రిజర్వేషన్లకు వ్యతిరేకి అని చెప్తూ మాట్లాడిర్రు. రిజర్వేషన్లు వచ్చింది ఎవరి హయాంలా? విద్యా సంస్థలు వచ్చింది ఎవరి హయాంలా? ఇందిరాగాంధీ గారు ఆమె 13వ ఏటనే ఆమె రాజకీయాలకు వచ్చిర్రు. ఆ రోజు ఉద్యమాలలో పాల్గొన్నారు. 60,000 యువకులతోటి ఒక సైన్యాన్ని తయారు చేసుకోగలిగారు ఆమె. మీరేం మాట్లాడుతున్నారు? మీరు 2001 దాకా మీరు రాజకీయాలలో గెలవకుండానే ముఖ్యమంత్రి అయిన మీరు అసలు భారతదేశంలో మీరు వచ్చిన తర్వాతనే సంస్కృతి వచ్చినట్టు, మీరు వచ్చిన తర్వాతనే సివిలైజేషన్ వచ్చినట్టు, మీరు వచ్చిన తర్వాతనే ప్రజలందరూ కూడా 3 పూటలు అన్నం తింటున్నట్టుగా మాట్లాడుతూ
తప్పుతో పట్టేయకండి మోడీ గారు. అలాగే భారతదేశం అంతా మన శరీరం అని ప్రతి అంగానికి ప్రతి ఏలు కానీ కాలు కానీ తలకాయ కానీ అన్నిటికీ ఏ దానికి ఇబ్బంది జరిగినా వికలాంగులమైతామని చెప్పు సంభావిస్తూ మరి సవితి ప్రేమ ఎందుకు చూపిస్తున్నారు? కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రాలకు ఇవ్వాల్సినటువంటి నిధులు ఇవ్వకుండా వారిని ఎలా అయినా ప్రజల మధ్యన వాళ్ళను సరిగ్గా పరిపాలన అందకుండా చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటున్నటువంటి మీరు దయచేసి అందరిని ఒకేలాగా చూడాలి. మీరు కేవలం కాంగ్రెస్ ముక్త్ భారత్ చేస్తా అని చెప్పి ప్రతిజ్ఞ చేసిరు కాబట్టి గతంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ నాయకుల మీద తప్పుడు ప్రచారం ఇస్తూ ఇప్పుడున్న నాయకుల గురించి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రాలలో ఏదైతే ఇండియా కూటమిలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీలు ఏలుతున్న రాష్ట్రాలను కూలగొట్టడమే ఒక పనిగా పెట్టుకొని మీరు చేస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రజాస్వామ్యాన్ని దెబ్బతీస్తుందని తెలియజేస్తున్నాం. మీరు ప్రతివత మాటలు మాని చెప్పే ఆచరణలు పెట్టాలని కోరుకుంటున్నాం. विकलांग आंध्र प्रदेश लैंड राइट्स एक्ट 2022 को मनसूख करने के लिए एहतजाज किया है। इसके हिस्से के तौर पर विकलांग श्रीकाकुलम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम एक एहतजाजी कैंप का इनेकाद किया। श्रीकाकुलम हलक़े तेलुगुदेशम पार्टी के नौजवान कायदीन गुंडू शंकर ने विकलांग के साथ इजहार यकजहती में शिरकत की है और इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कौमी और बैनुल अक़वामी इदारे कानूनी निज़ाम के ताबे हैं और रियासती हुकूमत को दीवानी मामलात के बारे में गलत ख्याल था और जमीन के मामलात को अदालत के दायरे इख्तियार में कैसे रेवेन्यू सिस्टम में रखा जाए। बीडीसी रतसन जिले जनरल सेक्रेटरी बीजेपी यूनिट बडगाम और रतसन बेरवा के मुकामी लोगों ने मीडिया से बात करते हुए रतसन बेरवा में 100 MEA गर्ट स्टेशन के बारे में मरकजी बजट में मंजूरी दी है। अवाम का शुक्रिया। मरकजी हुकूमत और बीजेपी गर्ट स्टेशन की तामीर के लिए मुजवजा जगह रतसन के पार रहने वाले मुकामी लोग इस तारीखी तरक्की के लिए फॉर्मर बीडीसी रतसन फारूक अहमद का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपको समय देने के लिए मैं एक्स बीडीसी चेयरमैन रतसन फारूक अहमद गनाई, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी बडगाम, मैं अपनी गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। कुछ ग्रिड स्टेशन इन्होंने अनाउंस किए हैं, उसमें हमारा एक रतसन का एक ग्रिड बनने वाला है। इस पे मैंने बहुत मेहनत की, 2020 से मैं इस पे पीछे लगा था और आज जो हो रहा है या होने वाला है ये बीजेपी सरकार का देन है। अभी और ग्रिड के बगैर और हमने काम दिए हैं। एक रोड दिया है, रोड वाइडिंग आर्डिना टू रतसन बाय बेरवा एंड और हाई सेकेंडरी रतसन ये भी होने वाला है। और एक ब्रिज था रतसन में, रतसन टू आरीपहनन कनेक्टिविटी खाग, वो भी होने वाला है, मार्च तक उसका भी निकलेगा। बाकी जो बोलता है उनको बोलने दो, करने वाला खाली बीजेपी है, उसके बगैर कोई कर नहीं सकता है। मरकज़ में सरकार हमारी है। अगर वहाँ दयम कथ इस फारूक सोब बीडीसी चेयरमैन दयम कथ शुक्रिया करान अम अत मज मेहनत कर यम अत मज कोल सोबन या ये लेटर अन रबीदा रैना सोबन लेटर अन या पक वारिया पोक अत सतन तो या पकिस सत यम किन यह ग्रिड स्टेशन गो यह गो अम सदे वसादत फायद यह इलाकस पे योत फायद कि चाहे रतसन चाहे चक चाहे वानियम चाहे माशुम चाहे यह चडोर चाहे वोनगाम यह इलाकस फायद इलाक कवर गसान बीजेपी सरकार वारिया शुक्रगुजार तमिक यम किन फायद दुत ग्रिड स्टेशन का शुक्रगुजार हूँ। इसने बहुत सारे इलाके में ये काम लाया और इसने पहल किया इसे 2020 से आज तक। बिल्कुल बाकी जो सियासीदान लीडर है वो अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं वोटों के लिए, ये हमने किया, वो किया, ये किया। बाकी हमारा मरकज़ जो है, मोदी सरकार जो है, उसने ये लाया। बीडीसी फारूक अहमद गनाई साहब जो है, जो डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी भी है, तो उसकी वाईएस शर्मिला रेड्डी एपीसीसी चीफ ने कहा है कि एक हाथ से वो मिट्टी का प्याला दे रहे, दूसरे हाथ से चांदी का प्याला ले रहे। हुकूमत की कौन सी स्कीमें अवाम को मुयस्सर नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई फीस रिम्बर्समेंट नहीं। उन्होंने कहा है कि ये कहकर धोखा दिया कि ये नौकरी का कैलेंडर है। उन्होंने ये कहकर धोखा दिया कि ये मेगा डीएससी है। चंद्रबाबू ने मजाक उड़ाया तो 7,000 पोस्टें दी गई। उन्होंने कहा कि वाईसीपी 25,000 ओहदे फराहम करेगा। मेगा डीएससी ने दगा डीएससी से कहा है और 25,000 और इलेक्शन से कबल 6,000 आसामियों का नोटिफिकेशन दे दिया है।
मुलाजिमतों के लिए या दूसरी रियासतों में नकल मकानी में इजाफा हुआ है। చెడిపోయి మిగతా రాష్ట్రాలలో పోలిస్తే 25% మంది ఎక్కువ చనిపోతున్నారు. ఎట్లయితే లిక్కర్ వ్యాపారాన్ని తన గుప్పెట్లో పెట్టుకుందో వైసీపీ సర్కారు, ఇప్పుడు భూమిని కూడా, మీ భూమిని, మీ పొలాలను, మీ ఇళ్లను, ఆ భూమిని కూడా వాళ్ళ గుప్పిట్లో పెట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంది వైసీపీ సర్కార్. ఎట్లయితే లిక్కర్ ను సర్కారే నడుపుతుందో ఇక భూ కబ్జాలు కూడా సర్కారే చేస్తుందట. సర్కారు ఎవరినైతే అపాయింట్ చేస్తుందో, అంటే సర్కారు ఒక మనిషిని, వాళ్ళ మనిషిని అపాయింట్ చేస్తుందట. ఈ భూమికి సంబంధించిన అన్ని పర్మిషన్లు ఆ మనిషే ఇయ్యాలట. అంటే మీ భూమిని మీ పిల్లలకి రాయాలన్నా ఆ మనిషి పర్మిషన్ ఇయ్యాలట. మీ భూమి మీరు తాకట్టు పెట్టాలన్నా సర్కారు మనిషి పర్మిషన్ ఇయ్యాలట. అంటే మీ భూమి మీది కాదు, సర్కారు చేతుల్లోకి పోతుందన్నమాట. మరి అలాంటి సర్కారు మీకు అవసరమో లేదో, మీ భూమిని మీకు కాకుండా చేసే సర్కారు మీకు అవసరమో లేదో మీ చేతుల్లో ఉంది, మీ నిర్ణయం మీద ఆధారపడి ఉంది. మీకు క్లియర్ గా అర్థం కావాల్సింది, ఎలాగైతే లిక్కర్ సర్కారు చేతుల్లో ఉందో మీ భూమి కూడా సర్కారు చేతుల్లో ఉంటుంది. ఎలాగైతే లిక్కర్ వ్యాపారం సర్కారు చేస్తుందో బహిరంగంగా ఓపెన్ గా చెప్తున్నారు క్యాష్ అని చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముంది? అంటే లిక్కర్ లో ఎంత సంపాదిస్తున్నారో బయట ఎవరికీ తెలియదు, సర్కారు ఎంత సరుకు అమ్ముతుందో బయట ఎవరికీ తెలియదు. మొత్తం లిక్కర్ మాఫియా, ఈ క్యాష్ అంతా మళ్ళీ ఈ నాయకులకే, వైసీపీ నాయకులకే పోతుంది. ఎలాగైతే లిక్కర్ ని మొత్తం కబ్జా చేశారో మీ భూమిని కూడా కబ్జా చేసే ప్రయత్నమే ఈ ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్. మీ భూమి మీ చేతుల్లో ఉండాలో లేదో మీరు నిర్ణయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. नारा भुवनेश्वरी ने टीडीपी कारकुन के खानदान से मुलाकात की। सांबा शिवराव जो दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे, चंद्रबाबू की गैर कानूनी गिरफ्तारी को बर्दाश्त नहीं कर सके। भुवनेश्वरी ने सांबा शिवराव की तस्वीर को खराज तहसीन पेश किया और उनके खानदान के अफराद से मुलाकात करते हुए जज्बाती हो गए। भुवनेश्वरी ने सांबा शिवराव के अहले खानों को तसल्ली दी और खैरियत दरियाफ्त की। बाद उन्होंने 3 लाख रुपए का चेक भी हवाले किया। शहर हैदराबाद के मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में एक बेरहमाना कत्ल की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई का कत्ल कर डाला। छोटे भाई को चाकू से गला काट कर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त बदरुर रहमान के तौर पर की गई है। बाद कातिल ने कत्ल करने के बाद खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। रायदुर्गम थाने में पुलिस ने बाइक पर स्टंट करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। माधापुर जी हब में पुलिस ने ऐसे अफराद को देखा जो सड़क पर बेपरवाह और लापरवाही से बाइक स्टंट कर रहे थे। सरकारी कानून की खिलाफवर्जी करते हुए अवामी मुकामात पर स्टंट कर रहे थे। तमाम 6 अफराद को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार अफराद से 6,40,000 रुपए मालियत के 4 मोटरसाइकिलें भी जब्त कर ली। माधापुर जोन पुलिस ने डिलीवरी बॉय की आड़ में मंशियात सप्लाई करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। माधापुर के डीसीपी विनीत ने गच्चीबौली डीसीपी ऑफिस में मुनाक़दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलजिमीन की तफसीलात का इंकशाफ किया। कोंडापुर में रहने वाले मुर्रम पवन कुमार उर्फ बच्चा पवन और आदर्शा कुमार सिंह को एसओटी पुलिस और माधापुर पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो कोंडापुर में मंशियात सप्लाई कर रहे थे। मुलजिमान बेंगलुरु के नौजवानों को निशाना बना रहे और ये बात सामने आई है कि विशाखापट्टनम की सरहदों से शहर में एमडीएमए मंशियात फरोख्त की जा रही है। मुलजिमान के पास से 21 ग्राम एमडीएमए मंशियात और 800 ग्राम भांग बरामद की गई जिसकी मालियत 8 लाख रुपए बताई गई। मच्चा पवन और आदर्श कुमार सिंह, ये दोनों हमारी माधापुर जोन की एरिया में ये इंफॉर्मेशन के अनुसार उनको एसओटी माधापुर जोन और लोकल लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की दोनों कार्रवाई से पकड़े हुए हैं। उनके कस्टडी से हम 21.78 ग्राम्स एमडीएमए और 874 ग्राम्स गांजा बरामद किए और उनके साथ एक मोबाइल फ़ोन, 3 मोबाइल फ़ोन और 2 वेइंग मशीन भी बरामद किए। इसके साथ ये लोग जो एमडीएमए और गांजा है, ये एमडीएमए बेंगलुरु और गोवा से लेके इधर भेज रहे थे और गांजा को एओबी बॉर्डर जो है उड़ीसा आंध्र प्रदेश बॉर्डर से उनका सोर्स उधर है और उधर से लेके इधर जो भी रेगुलर कस्टमर्स उनके साथ पहले से टच में है उनको और यूथ जो है उनको टारगेट करके भेज रहे थे। इंफॉर्मेशन के अनुसार हमारा एसओटी टीम और
लोकल पुलिस दोनों एक्ट करके उनको पकड़े हैं। तो उनके कार्रवाई के लिए सीपी साहब भी अभिनंदन किए। बैग में रखे, पॉकेट में रखे तो बेचता था। मतलब उतना स्पेसिफिक बोल नहीं सकते, शायद जो बेचने के लिए जाता था तब बैग में भी लेके आता था। बट मॉडस ऑपरेंडी ऐसे नहीं कि बैग में लेके ही जाता था, ऐसा कुछ नहीं। आउट ऑफ द सर्विस भी वो करता था। दरगाह दायरे हजरत बंदगी मियाँ सैयद रुहुल्लाह अब्दुल रहमान खान रहमतुल्लाह अलैह ग्रेव यार्ड हज़ेरा सर्वे नंबर 31 विलेज नेकनामपुरा इब्राहिम बाग मंडल गंडीपेट राजेंद्र नगर आरआर डिस्ट्रिक्ट 350 साल कदीम दरगाह पर नाजायज कब्जा किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड से इस तरफ तवज्जो देने की अपील की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़कीह सैयद आलम महदवी खल्फ व जानशीन हज़रत पीर मुर्शिद सैयद हुसैन मीरां साहब रहमतुल्लाह अलैह, बंदा हज़रत बंदगी मियाँ सैयद रुहुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह व अब्दुल रहमान खान साहब, मियाँ सैयद महमूद रहमतुल्लाह अलैह, आलम खान सारी साहब के दायरे इब्राहिम बाग नेकनामपुरे से वाक़ जो ना आप लोगों से मुखातिब है कि ये दायरा 350 साल कदीम पुराना है। यहाँ पर मुकामी लोग जो है कुछ पट्टे वगैरह मिले बोल के इंक्रोचमेंट्स करके लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर खासकर तस्करा जो है यहाँ का काउंसलर है, उसका नाम है पद्माराव, और एक धनराज बोल के है जो वाटर प्लांट वगैरह चलाता है, उसका एक भांजा है बन्नू धनराज का, उनका नाम गोपी है, और मज़ीद कई लोग हैं, शफ़ीक, रफ़ीक, शफ़ी, अशवाक, और तो जना बिल्कुल अपने आलम खान सारी के बिल्कुल करीब में 5 फीट के खुबूर है, वहाँ से जना घर बना रहा है। तो ये ज़मीन वाक़ इब्राहिम बाग नेकनामपुरा सर्वे नंबर 31। अब वो लोग सर्वे नंबर 31 को भी 44 बोल रहे हैं। तो हम ज़माने से बोल रहे हैं आओ जॉइंट सर्वे कर लो बोल के, वक्फ बोर्ड वाले हमारी बहुत मदद कर रहे हैं, और वक्फ बोर्ड वालों को भी बोले, वक्फ के इंस्पेक्टर भी आए थे, 4 बोर्ड लगाए थे पसम हम लोग, तो 4 बोर्डों को भी जो है ना वो लोग उसमें से 2 चुरा लिए लाइट बंद करके रात में। बहुत बड़े बड़े बोर्ड थे, 12 फीट बाई जो ना 3 फीट के थे बोर्ड, उसको चुरा लिए बोर्डों को। ये 350 साल पुरानी दरगाह हमारे सिलसिले के हैं, महदिया कौम के, महदी इस्लाम के फर्जन हज़रत बंदगी मियाँ सैयद मीरां सैयद महमूद सानी महदी रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके फर्जन हज़रत बंदगी मीरां सैयदना शाह याकूब हसन विलायत रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके फर्जन हज़रत मियाँ सैयद इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हु गोकाक में है, उनके फर्जन मियाँ सैयद वली रहमत रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्हों जो है ना बीजापुर में है, और हज़रत बंदगी मियाँ सैयद रुहुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, हटो आप लोग, ये जो दायरा है ये उनके फर्जन है, और उनके भाई बाजू है मियाँ सैयद अब्दुल खादर। तो ये दायरा जो है बहुत कदीम है और महदविया कम्युनिटी से जो ना इसका ताल्लुक़ है, बिलोंग करता है ये। तो इसकी ज़मीन जो है ना गज़ीट नोटिफिकेशन के हिसाब से 2005 की, ये जो है 13 एकड़ 26 गुंठे बची हुई ज़मीन है। पहले इसका हमारे बड़े लोग जो होते थे, मेरे पीरो मुर्शिद क़िबला और भी लोग, तो ये 125 एकड़ के ऊपर ज़मीन थी, कब्ज़ा होते 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 यहाँ तक आ गई। 2005 की गज़ीट में 13 एकड़ 26 गुंठे बची हुई है, उसको भी ये लोग जो ना खा लेना चाह रहे हैं। अब वो कुछ रिपोर्टरों को ला के वो लोग जो है कार्रवाई करके एमआरओ में बोल के, यहाँ बोल के, पुलिस को बोले, तो हम सबको बता दिए देखो भाई हम कब्जा कुछ नहीं करे, एफटीएल में वो तो दीवार उठाए हमारे पास डाल के पूरे पहाड़ा फोड़ के यहाँ डाल दिए, उसको ही हम जो ना गनेटा बना के हमारी दीवार उठा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास महदविया वक्फ प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन बोर्ड 2010 में कायम हुई, जिसके सदर सैयद अलादहत मेहदी साहब फर्जंद हज़रत मूसा मियाँ साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह अहले हसरा। उसके बाद अब मौजूदा सदर सैयद वाजिद महमूद, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आ सके। मेरे छोटे भाई सैयद यूसुफ साहब महदवी जनरल सेक्रेटरी, और सैयद अली मुर्तज़ा साहब, फारिया मैडम, और सैयद हाशिम आदिल, ये सब जो ना वकला वगैरह मदद करके पूरे डॉक्यूमेंट्स है, गज़ीट है, 3 केसेस हुए, एक रिट पिटिशन है, उसके अंदर हाई कोर्ट में थी, उसका अल्लाह करा दिया, फैसला हमारे हक में आया। फिर ये केसेस जो है ना 2011 में करे थे, 12 में उसका फैसला आया। फिर एक जो है ना 513 जो है हम लोग 2016 में डाले, 17 में उसका फैसला आया, ये हमारे फेवर में आया। ये सब अल्लाह के फजल से एमआरओ, आरडीओ, कलेक्टर, ये सब के ऊपर करा, सरपंच के ऊपर करे हम लोग, तो अल्लाह के फजल से हमारे फेवर में है। और हमको ओएस नंबर 1 में फैसले में जजमेंट में ये भी आया है कि हम हमारे कॉस्ट से जो ना दीवार उठा लेना। ये अब्दुल खादर साहब कुछ नाम है उनका, उन्होंने आए थे, उन्होंने आके पूरी जानकारी ले लिए, क्योंकि माइनॉरिटी कमीशन से भी आया था कि दीवार उठाओ बोल के, तो उन्होंने पूरा लेके जायज़ा लेके गए, और उन्होंने बोले कि कमेटी जो मैनेजिंग कमेटी मिली 2001 में, वो कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो है ना
वो जो वक्फ बोर्ड के रूल्स और रेगुलेशन है उसके हिसाब से पूरा काम करें आप, हम रिपोर्ट कल दे देते। और ये वक्फ बोर्ड में लेना, तो ये जो अगेंस्ट वाले जो भी कब्जा करे तो उनके ऊपर कुछ आप लोग कंप्लेंट जमाने से कंप्लेंट करे। हम जब से पहला घर बना, पीछे उदा घर देख लो आप, इधर पलटो जरा, ये उदा दिख रहा है आपको, उसके बाद हम लोग टाइलेट्स बना रहे हैं। वो जो उदा घर है रफीक का घर है, वो रफीक सबसे पहला घर बनाया, उसके बाद सुब्बा राव बोल के बनाया। हम जब से ही वक्फ बोर्ड में भी दे रहे हैं, कलेक्टर में दे रहे हैं, एमआरओ में दे रहे हैं, बल्दिया में दे रहे हैं, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट्स कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज है रफीक के नाम पे। जब से 2010 से जो ना महिला वक्फ प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन बोर्ड काम कर रही थी, अब 1-2 साल से जो है ना यहीं के मुकामी नेकनामपुर विलेज का है बंदा हो। तो वो लोग जो ना आपस में मिल के सब जो ना 50-50 गज के पट्टे 10 साल 12 साल पहले ये लोग 30,000 50,000 में एक पट्टा बेच रहे थे। अब वो पट्टे की कीमत 3 लाख 5 लाख 15 लाख 30-30 लाख तक हो गई है रोड के हिसाब से। तो रोड पे हम लोग जो ना बाउंड्री करने के लिए जब गए तो उनके जो ना आंखों में खून उतर गया। उन्होंने बोले अरे भाई यहाँ तो 20-20 लाख का एक पट्टा है, तो हमारे को चले जा रहा हाथ से बोल के। उन्होंने बोले कि हम कब्जा कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पर कोई कब्जा नहीं है, ना एक रूम बना हुआ है, ना यहाँ पर जो ना कोई ऐसी चीज़ है जो हम जिसको जो ना कब्जा कर रहे हैं। हमारे दायरे का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है, यानी दायरा इन द सेंस कब्रस्तान है, हजीरा बोलते हैं हम मेहदवी लोग। तो उसका जो ना 4 दीवारी का जो ना बाउंड्री उठाने, पहले कड़ियाँ गड़े हुए थे, उसका जो ना काम हो रहा है। और ये काम भी बहुत पुराना ही है। अब उसके अंदर हम थोड़ा जितना हुकूमत से, बिलखुसूस तेलंगाना हुकूमत से जो मौजूदा हुकूमत आई है, चीफ मिनिस्टर से मेरी अपील है कि दायरे के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में, यानी इसकी प्रोटेक्शन के बारे में कुछ इक़दामात करें। क्योंकि जितने भी लोग हैं यहाँ पर, अब ये जो सरपंच है, सरपंच से जाके अब जो काउंसलर हो गया है बंदा, उसका नाम पद्माराव है, वो कांग्रेस से ही है और उन्हें जो है पट्टे बांट रहा है। तो सीनियर कोई जज से, रिटायर्ड जज से जो ना इसकी जो ना जानकारी की जाए और ये पट्टों की जांच होना ज़रूरी है। क्योंकि पट्टे बोल के एक-एक पट्टे को 4-4 आदमियों को दिया जा रहा है और पट्टा बहुत कॉस्टली बेचा जा रहा है। ना यहाँ के एमएलए को मालूम है ये बात, ना यहाँ के जो ना बल्दिया के जो ना चेयरपर्सन को मालूम। ये पद्माराव और धनराज, मैं बहुत जिम्मेदारी से नाम ले रहा हूँ, ये 2 जने पट्टे बेच रहे हैं और इल्लीगल बेच रहे हैं और इसमें सब लोग मिलके बांट के खा रहे हैं। हाँ, वो मुख्तलिफ है भाई, 3 लाख भी है, अंदर है तो 3 लाख, 6 लाख, 15 लाख, 20 लाख। अब आप ऊपर देखिए, वहाँ काम चल रहा टाकी के पास, हम जाके काम रुका रहे हैं। तो हम एपी उसके सेक्रेटेड कॉलोनी के लोग हैं, वाईएसआर कॉलोनी के हैं, हमारे पास परमिशन है, वो रहे उन्हों काम करे तो रोका नहीं जा रहा, हम कुछ भी काम करें तो रोका जा रहा हमारे पास, जबकि कोर्ट के ऑर्डर्स है। तो हमारा जो ना मकसद इतना ही है, ये दायरे का तहफ़्फ़ुज़ होना, ताकि हमारे जो लोग मेहदवी भाई और दुनिया भर में जहाँ भी है, उनको तदफीन का जो मसला है, वो मसला हल होना बल्कि हम बना रहे हैं। और हुकूमत जो है इससे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़क़ीह सैयद आलम मेहदवी खल्फ़ जानिशीन हज़रत पीर मुर्शिद सैयद हुसैन मीरां साहब रहमतुल्लाह अलैह, बंदा हज़रत बंदगी मियाँ सैयद रूहुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, व अब्दुर्रहमान खान साहब, मियाँ सैयद महमूद रहमतुल्लाह अलैह, आलम खान सारी साहब के दायरे इब्राहिम बाग नेकनामपुरे से वाक़ जो ना आप लोगों से मुखातिब है कि ये दायरा 350 साल कदीम पुराना है। यहाँ पर मुकामी लोग जो है कुछ पट्टे वगैरह मिले बोल के इंक्रोचमेंट्स करके लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर खासकर तस्करा जो है यहाँ का काउंसलर है, उसका नाम है पद्माराव, और एक धनराज बोल के है जो वाटर प्लांट वगैरह चलाता है, उसका एक भांजा है बन्नू धनराज का, उनका नाम गोपी है। और मज़ीद कई लोग हैं, शफ़ीक, रफ़ीक, शफ़ी, अशवाक, और तो जो ना बिल्कुल अपने आलम खान सारी के बिल्कुल करीब में 5 फीट के क़ुबूर है, वहाँ से जो ना घर बना रहा है। तो ये ज़मीन वाक़ इब्राहिम बाग नेकनामपुरा सर्वे नंबर 31। अब वो लोग सर्वे नंबर 31 को भी 44 बोल रहे हैं। तो हम ज़माने से बोल रहे हैं आओ जॉइंट सर्वे कर लो बोल के, वक्फ बोर्ड वाले हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। और वक्फ बोर्ड वालों को भी बोले, वक्फ के इंस्पेक्टर भी आए थे, 4 बोर्ड लगाए थे परसों हम लोग। तो 4 बोर्डों को भी जो है ना वो लोग उसमें से 2 चुरा लिए लाइट बंद करके रात में। बहुत बड़े-बड़े बोर्ड थे, 12 फीट बाई जो ना 3 फीट के थे बोर्ड, उसको चुरा लिए बोर्डों को। दरगाह कब से है, कितने साल? ये 350 साल पुरानी दरगाह है। आपके रिश्तेदारों हमारे सिलसिले के हैं, मेहदविया कौम के, मेहदी इस्लाम के फर्जंद हज़रत बंदगी मियाँ सैयद मीरां सैयद महमूद सानी मेहदी रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके फर्जंद हज़रत बंदगी मीरां सैयदना शाह याकूब हसन विलायत रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके फर्जंद हज़रत मियाँ सैयद इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु गोकाक में है उनके फर्जंद मियाँ सैयद वली रहमत रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने जो है ना बीजापुर में है। और हज़रत बंदगी में सैयद रूहुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, हटो आप लोग, ये जो दायरा है ये उनके फर्जंद है और उनके भाई बाजू हैं मियाँ सैयद अब्दुल क़ादिर। तो ये दायरा जो है बहुत क़दीम है और मेहदविया कम्युनिटी से जो ना इसका ताल्लुक़ है, बिलोंग करता है ये। तो इसकी ज़मीन जो है ना गज़ीट नोटिफिकेशन के हिसाब से 2005 की, ये जो है 13 एकड़ 26 गुंठे बची हुई ज़मीन है।
पहले इसका हमारे बड़े लोग जो होते थे, मेरे पीरो मुर्शिद किबला और भी लोग, तो ये 125 एकड़ के ऊपर ज़मीन थी। कब्जा होते 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 यहाँ तक आ गई। 2005 की गजट में 13 एकड़ 26 गुंठे बची हुई है, उसको भी ये लोग जो ना खा लेना चाह रहे हैं। अब वो कुछ रिपोर्टरों को ला के वो लोग जो है कार्रवाई करके MRO में बोल के, यहाँ बोल के, पुलिस को बोले, तो हम सबको बता दिए, देखो भाई हम कब्जा कुछ नहीं करे, FTL में वो तो दीवार उठाए, हमारे पास डाल के पूरे पहाड़ा फोड़ के यहाँ डाल दिए, उसको ही हम जो ना गनेटा बना के हमारी दीवार उठा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास महदविया वक्फ प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन बोर्ड 2010 में कायम हुई, जिसके सदर सैयद अलाधात मेहदी साहब, फर्जंद हजरत मूसा मियाँ साहब किबला रहमतुल्लाह अलैहि अहले हस्सला। उसके बाद अब मौजूदा सदर सैयद वाजिद महमूद, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आ सके। मेरे छोटे भाई सैयद यूसुफ साहब महदवी जनरल सेक्रेटरी, और सैयद अली मुर्तज़ा साहब, फारिया मैडम और सैयद हाशिम आदिल, ये सब जो ना वकला वगैरह मदद करके पूरे डॉक्यूमेंट्स है, गजट है। 3 केसेस हुए, एक रिट पिटिशन है, उसके अंदर हाई कोर्ट में थी, उसका अल्लाह करा दिया, फैसला हमारे हक में आया। फिर ये केसेस जो है ना 2011 में करे थे, 12 में उसका फैसला आया। फिर एक जो है ना 513 जो है हम लोग 2016 में डाले, 17 में उसका फैसला आया, ये हमारे फेवर में आया। ये सब अल्लाह के फजल से MRO, RDO, कलेक्टर, ये सब के ऊपर करा, सरपंच के ऊपर करे हम लोग, तो अल्लाह के फजल से हमारे फेवर में है। और हमको OS नंबर 1 में फैसले में, जजमेंट में ये भी आया है कि हम हमारे कॉस्ट से जो ना दीवार उठा लेना। ये अब्दुल खादर साहब कुछ नाम है उनका, उन्होंने आए थे, उन्होंने आके पूरी जानकारी ले लिए, क्योंकि माइनॉरिटी कमीशन से भी आया था कि दीवार उठाओ बोल के, तो उन्होंने पूरा लेके जायजा लेके गए, और उन्होंने बोले कि कमेटी जो मैनेजिंग कमेटी मिली 2001 में, वो कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो ना वो जो वक्फ बोर्ड के रूल्स और रेगुलेशन है उसके हिसाब से पूरा काम करें आप, हम रिपोर्ट कल दे देते। और ये वक्फ बोर्ड में लेना, तो ये जो अगेंस्ट वाले जो भी कब्जा करे, तो उनके ऊपर कुछ आप लोग कंप्लेंट जमाने से कंप्लेंट करे। हम जब से पहला घर बना, पीछे उदा घर देख लो आप, इधर पलटो जरा, ये उदा दिख रहा आपको, उसके बाद हम लोग टाइलेट्स बना रहे हैं। वो जो उदा घर है रफीक का घर है, वो रफीक सबसे पहला घर बनाया, उसके बाद सुब्बा राव बोल के बनाया। हम जब से ही वक्फ बोर्ड में भी दे रहे हैं, कलेक्टर में दे रहे हैं, MRO में दे रहे हैं, बल्दिया में दे रहे हैं, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट्स कर रहे हैं, FIR दर्ज है रफीक के नाम पे। जब से 2010 से जो ना महदविया वक्फ प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन बोर्ड काम कर रही थी, अब 1-2 साल से जो है ना यहीं के मुकामी नेकनामपुर विलेज का है बंदा हो, तो वो लोग जो ना आपस में मिल के सब जो ना 50-50 गज के पट्टे 10 साल 12 साल पहले ये लोग 30,000 50,000 में एक पट्टा बेच रहे थे। अब वो पट्टे की कीमत 3 लाख 5 लाख 15 लाख 30-30 लाख तक हो गई है रोड के हिसाब से। तो रोड पे हम लोग जो ना बाउंड्री करने के लिए जब गए, तो उनके जो ना आंखों में खून उतर गया। उन्होंने बोले, अरे भाई यहाँ तो 20-20 लाख का एक पट्टा है, तो हमारे को चले जा रहा हाथ से बोल के। उन्होंने बोले कि हम कब्जा कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पर कोई कब्जा नहीं है, ना एक रूम बना हुआ है, ना यहाँ पर जो ना कोई ऐसी चीज़ है जो हम जिसको जो ना कब्जा कर रहे हैं। हमारे दायरे का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है, यानी दायरा इन द सेंस कब्रस्तान है, हजीरा बोलते हैं हम महदवी लोग। तो उसका जो ना 4 दीवारी का जो ना बाउंड्री उठाने, पहले कड़ियाँ गड़े हुए थे, उसका जो ना काम हो रहा है, और ये काम भी बहुत पुराना ही है। अब उसके अंदर हम थोड़ा जितना हुकूमत से, बिलखुसूस तेलंगाना हुकूमत से, जो मौजूदा हुकूमत आई है, चीफ मिनिस्टर से मेरी अपील है कि दायरे के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में, यानी इसकी प्रोटेक्शन के बारे में कुछ इक़दाम करें। क्योंकि जितने भी लोग हैं यहाँ पर, अब ये जो सरपंच है, सरपंच से जाके अब जो काउंसलर हो गया है बंदा, उसका नाम पद्माराव है, वो कांग्रेस से ही है, और उन्हें जो है पट्टे बांट रहा है। तो सीनियर कोई जज से, रिटायर्ड जज से जो ना इसकी जो ना जानकारी की जाए, और ये पट्टों की जांच होना ज़रूरी है। क्योंकि पट्टे बोल के एक पट्टे को 4-4 आदमियों को दिया जा रहा है, और पट्टा बहुत कॉस्टली बेचा जा रहा है। ना यहाँ के MLA को मालूम है ये बात, ना यहाँ के जो ना बल्दिया के जो ना चेयरपर्सन को मालूम। ये पद्माराव और धनराज, मैं बहुत जिम्मेदारी से नाम ले रहा हूँ, ये 2 जने पट्टे बेच रहे हैं और इलीगल बेच रहे हैं, और इसमें सब लोग मिलके बांट के खा रहे हैं। हाँ, वो मुख्तलिफ है भाई, 3 लाख भी है, अंदर है तो 3 लाख, 6 लाख, 15 लाख, 20 लाख। अब आप ऊपर देखिए, वहाँ काम चल रहा ताकि के पास, हम जाके काम रुका रहे हैं। तो हम AP उसके सेक्रेटेड कॉलोनी के लोग हैं, YSR कॉलोनी के हैं, हमारे पास परमिशन है वो रही, उन्होंने काम करे तो रोका नहीं जा रहा, हम कुछ भी काम करें तो रोका जा रहा हमारे पास, जबकि कोर्ट के ऑर्डर्स है। तो हमारा जो ना मकसद इतना ही है, ये दायरे का तहफ़्फ़ुज़ होना, ताकि हमारे जो लोग महदवी भाई और दुनिया भर में जहाँ भी है, उनको तदफीन का जो मसला है, वो मसला हल होना बल्कि हम बना रहे हैं। और हुकूमत जो है इससे यूनाइटेड पोल फ्रंट UPF के कन्वेनर गट्टू रामचंद्र राव, शरीक कन्वेनर बोला शिवशंकर और यूथ कन्वेनर अलाकुंटा हरी ने मुतालबा किया है कि गवर्नर की तकरीर में BC जात की मर्दमशुमारी का जिक्र खुश आइंद है, लेकिन ये सिर्फ ऐलानात तक महदूद नहीं और जात पात की मर्दमशुमारी को जाहिर करना है।
जुमेरात को हैदराबाद में नामनिगारों से बात करते हुए उन्होंने मुतनबा किया कि अगर जात पात की मर्दमशुमारी को नजरअंदाज किया गया तो वो खामोश नहीं रहेंगे, क्योंकि ये आंख में धूल झोंकने के बराबर है और मशवरा दिया गया कि अल्फाज कहकर मशहूर करना मुनासिब नहीं। और उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर इन मसाइल की वजाहत करे, जैसे जात पात की मर्दमशुमारी कैसे की जाए, आखिरी तारीख क्या है और तरीक़ेकार क्या है। कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबात के दौरान जो वादा किया था उसके मुताबिक बल्दियाती इदारों में 42% रिजर्वेशन देने के बाद ही इंतखाबात कराए जाएं, वरना इंतखाबात कराने में कोई परेशानी नहीं होगी। ఈ రోజు అసెంబ్లీ ప్రారంభంలోనే గవర్నర్ గారి ప్రసంగంలో బీసీ కుల జనగణన జరుపుతామని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. దీన్ని ఆహ్వానిస్తా ఉన్నాం. ఎందుకంటే దీనికోసం మేము పోరాటాలు చేస్తా ఉన్నాం. ఏదైతే యునైటెడ్ పూలే ఫ్రంట్ ఏర్పడి ఒక ఆందోళన ప్రారంభించిందో, డిమాండ్లు ముందుకు తీసుకొచ్చామో, మంత్రులకు లేఖలతో పాటు అన్ని జిల్లాల్లో రౌండ్ టేబుల్, కేంద్రంలో రౌండ్ టేబుల్ చెప్పి మా డిమాండ్స్ని స్పష్టంగా వినిపించడం జరిగింది. సరే, ప్రభుత్వంలో కొంతమంది వ్యతిరేకత వచ్చినప్పటికీ కూడా మేము మా డిమాండ్లని విజయం సాధిస్తూనే వస్తున్నాం. ప్రారంభమైంది, తప్పదు వాళ్లకు డిమాండ్లు అంగీకరించక. మేమేదైతే ఖచ్చితంగా జనగణన జరిపి రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీ రిజర్వేషన్ ప్రకటిస్తూ ఆ రిజర్వేషన్ ప్రకారంగానే ఎన్నికలు జరపాలని మేము కోరాం. గతంలో కూడా మా బొంబాయిలో కానివ్వండి, మధ్యప్రదేశ్లో కానివ్వండి, అలా కాకుండా కనుక ఎన్నికలు జరిగితే కోర్టుకు పోయి ఆగిన విషయం కూడా తెలిసింది. మేము ఖచ్చితంగా ఆ విధంగా రిజర్వేషన్తో తప్ప ఆ ఎన్నికలు జరగనిచ్చే సమస్య లేదని చెప్పాం. ఇప్పుడు కుల జనగణన ప్రారంభిస్తున్నాం అన్నారు. మాటలతో చెప్పేసి మళ్ళా మైమరిపించే ప్రయత్నం చేయడమో, మరిపించే ప్రయత్నం చేస్తే అది మరి ప్రజల్ని మోసం చేసినట్టు అవుతుంది, అది బీసీలను మోసం చేసినట్టు అవుతుంది. వెంటనే దాని విధి విధానాలు ఏంటి స్పష్టంగా ప్రకటించాల్సిన ఉంది. ఏ విధంగా చేయబోతున్నారు, ఎప్పటి వరకు చేయబోతున్నారు, ఎలా చేయబోతున్నారు అని స్పష్టంగా తెలియజేయాలి. అప్పుడు మాత్రమే అది ప్రారంభమైతే మాత్రమే ఎన్నికలకు ముందు జరుగుద్ది. ఎన్నికల ముందు జరగకుండా మేము చేస్తామని చెప్పి ఎప్పుడో జరిపి ఎన్నికల్లో రిజర్వేషన్ లేకుండా పోతాం, తర్వాత చేస్తామంటే మాత్రం అంగీకరించదు లేదు అనేది ఒకటి. అంటే దీంతో పాటు దీనికంటే ముందు ఒక డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఆ డిమాండ్ ఏంటంటే జ్యోతిరావు గారి పూలే గారి విగ్రహం అసెంబ్లీ ఆవరణంలో పెట్టాలి అని. దాన్ని స్పష్టంగా చెప్పకుండా రకరకాల డ్రామాలన్నీ ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉంది. ఒకరిద్దరితోనేమో చేయమని చెప్తుంది, ఒకరిద్దరితోనేమో మేము చేయమని చెప్తున్నారు. రకరకాలుగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఒక రకంగా జిమ్మిక్కులు చేస్తూ ఉంది గవర్నమెంట్. ఈ జిమ్మిక్కులు పనిచేయవు. మేము సూటిగా అడుగుతున్నాం, మీరు పూలేకి వ్యతిరేకమా, మీరు బీసీలకు వ్యతిరేకమా, మాకు వ్యతిరేకమా, అసలు సమాజానికి వ్యతిరేకమా, ఏంటి? మీరు స్పష్టంగా పూలే విగ్రహం పెడతారా పెట్టరా అని మేము ఎదురు చూసాం. ఈ ప్రసంగంలో పూలే విగ్రహాన్ని అసెంబ్లీ ఆవరణలో పెడతామని అంటారేమో అని ఎదురు చూసాం, కానీ అనలేదు. అది కాకపోతే ఆ జనగణనని ఏదైతే అన్నారో దాన్ని స్వీకరిస్తూనే అదే సమయంలో పూలే విగ్రహాన్ని ఇమ్మీడియట్గా అసెంబ్లీ ఆవరణలో పెట్టాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా బీసీ హక్కులకై మేము చేస్తున్న పోరాటాలలో ఒక స్పష్టమైన స్పందన రావాల్సి ఉంది. ప్రభుత్వం ఆ విధంగా స్పష్టమైన వైఖరితో ముందుకు రావాలని మేము యూపీఎఫ్ తరఫున కోరుతా ఉన్నాం. గవర్నర్ ప్రసంగంలో మరి బీసీ కులగణన విషయాన్ని కూడా మరి పెట్టినందుకు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాం యూపీఎఫ్ పక్షాన. మరి యునైటెడ్ పూలే పక్షాన గతంలో ఎన్నో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నాం. మరి గ్రామాన మండలాన మరి ప్రజలకు కులగణన జరగాలి. ఇదే స్థానిక సంస్థల్లో 42% రిజర్వేషన్ ఇస్తా అన్నాడు. 23,976 మందికి స్థానిక సంస్థల్లో ప్రజాప్రతినిధులు కాపాడుతారని చెప్పిన విషయం కూడా మరి మాకు గుర్తుంది. కాబట్టి కామారెడ్డిలో చెప్పిన విషయాన్ని వెంటనే అమలు చేస్తే స్థానిక సంస్థల్లో లాభం జరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి అదేవిధంగా యూపీఏలో మరి 2011లో యూపీఏ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు మరి బీసీ కులగణన జరిగినప్పుడు కూడా ఎలాంటి విషయాలు కూడా బయట పెట్టకుండా మరి దాన్ని దాపింది కూడా ఇదే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. అదేవిధంగా కర్ణాటకలో 2015లో కూడా మళ్ళీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సంకీర్ణ ప్రభుత్వం వస్తే మరి అట్లాంటి మళ్ళా కులగణన జరిగితే కూడా నివేదికలు బయట పెట్టలేదు. ఇప్పుడు కూడా 2023లో కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మరి కర్ణాటకలో వచ్చింది, కానీ బీసీలకు ఎక్కడ కూడా న్యాయం జరిగిన పరిస్థితి అవుపడుతుంది. కాబట్టి కాంగ్రెస్ నమ్మే పరిస్థితి ప్రజలు లేరు. కాంగ్రెస్ ఖచ్చితంగా మమ్మల్ని మోసం చేస్తుంది, కేవలం కూడా ఓట్ బ్యాంక్గా వాడుకునే విషయం కూడా మరి ప్రజలు గుర్తిస్తారు. కాబట్టి ఏదో యూపీఏ నుంచి మరి పొద్దుగాల కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎంపీలు గెలవాలి కాబట్టి అదే చదునుగా మేము ఎంపీలు సీట్లు ఇస్తాం కాబట్టి కులగణన ఏదో గవర్నర్ ప్రసంగంలో చేర్చేసి మరి చేతులు దులుపుకునే పరిస్థితి మాకు అవపడుతుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా రాబోయే రోజుల్లో సమగ్రమైనటువంటి
నివేదిక ద్వారా ఏ రకంగా చేస్తారనే విషయాన్ని కూడా చెప్పాల్సింది కూడా మరి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. లేదంటే రాబోయే రోజుల్లో యూపీఏ పక్షాన మరి इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।